अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, प्रोग्राम की एंकर पर्सन डॉक्टर बाया जुल्फ़कार खान तातीलात पर हैं। उनकी अदम मौजूदगी में प्रोग्राम करने की ज़िम्मेदारी मुझ पर है। नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात के बाद मुल्क की सियासत तेज़ी से तब्दील हो रही है। 2028 और 2035 तक हुक्मरानी करने की दावेदार सियासी जमात टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से पंजाब में सियासी खला जो है वो पैदा हो चुका है। बेशतर अरकान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो ताल्लुक़ रखते थे वो जहांगीर तरीन की जानिब देख रहे हैं, जबकि हाशिम डोगर ने भी एक बड़े ग्रुप के साथ होने का दावा किया है। साबिक सदर जरदारी लाहौर में मौजूद हैं, सियासी मुलाकातें कर रहे हैं, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ माइल करने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी लगी हुई है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में पंजाब की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने तमाम पत्ते छुपाए हुए है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमें जो मेहमान आज ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले उनका मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, जबकि हमें नज़ीर लगारी साहब भी ज्वाइन करेंगे और दीगर गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब से। आमिर साहब, आपके सामने सूरत हाल है, दावे किए जा रहे थे सियासी जमात की जानिब से कि कभी 2028 तक हुकूमत होगी और 2035 तक की भी बात की जाती थी। साबिक सदर जरदारी ने भी इसका तस्करा किया था, लेकिन वही सियासी जमात टूट फूट का शिकार है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो किंग्स पार्टीज होते हैं उनका सारा भरोसा किंग की या किंग की ताकत के ऊपर होता है, लेकिन सदा बादशाही तो रब की है। यहाँ पे अगर आपको किसी सियासी जमात को रहना है तो उसे कोई नज़रिया रखना होगा। जो सियासी जमातें नज़रिए के साथ वजूद में आती हैं वो रहती हैं, और उस नज़रिए के लिए जद्दोजहद करना और उस नज़रिए के मुताबिक डिलीवर करना, यही सियासी जमात को जिंदा भी रखता है। और अगर ये ना रखती हो तो फिर वो सियासी जमात फना हो जाती है। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की रियासत को समझा नहीं है और जिन्होंने अपनी सियासत को मोतबर जाना है रियासत से, तो फिर उनका बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए, आज उनका नामो निशान नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं है। वो मुआशी सूरत हाल हो, वो सियासी सूरत हाल हो, उसी के लिए मैं समझता हूँ कि सियासी कुव्वतों ने ये समझते हुए जब अदम एतमाद हुआ पिछली हुकूमत के दौरान और उसके बाद जो हुकूमत वजूद में आई, बाहमी इख्तलाफात के बावजूद सारी सियासी जमातों ने आगे बढ़ने का एक फर्ज मैं समझता हूँ अदा किया कि जब मुल्क को डिफॉल्ट करवाने की बातें की जा रही थी, मुल्क के 3 टुकड़े करने की बातें की जा रही थी, मुल्क के इदारों के ऊपर इस तरह हमला आवर थे कि जैसे इन इदारों को नीस्तो नाबूद कर देंगे, तो उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज का यही फर्ज था जो उन्होंने निभाया। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अब वक्त है अवाम को डिलीवर करने का। इन पॉलिटिकल पार्टीज ने आगे बढ़ के डिलीवर करना है। पंजाब की सूरत हाल के ऊपर आपने खसूसी तौर पे जो गुफ्तगू की है, देखिए, पंजाब सियासी तौर पे मजबूत हो तो पाकिस्तान सियासी तौर पे मजबूत होता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल भी है और उसकी जद्दोजहद साबित भी करती है कि पिछले 40 साल के अंदर पंजाब के अंदर मसनूई सियासी लोग खड़े किए जाते रहे हैं और हकीकी सियासी जमात को यहाँ पे कुचला गया है। क्योंकि हम सियासी जमात थे, हम किसी के ऊपर हमला आवर नहीं हुए। हमारा सर भी काटा गया तो हमने आग लगाई तो अपने वजूदों को लगाई है, रियासत के वजूद को नहीं लगाई। हमें आपने गोलियां भी किसी ने मार दी तो हमने लहू लुहान किसी इदारे को नहीं किया, अपने ही जसद को लहू लुहान लेके तो दुआई देते रहे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और पाकिस्तान खपे। तो यही हमारा नजरिया है, यही हमारी जद्दोजहद है। तो पंजाब को ऐसे सियासी नजरिए की जरूरत है और इस नजरिए को पंजाब की जरूरत है। पंजाब बेरंग हो, पंजाब गैर सियासी हो तो पूरा समाज गैर सियासी होता है, रियासत कमजोर होती है, फेडरेशन वीक होती है। इसीलिए जब से चारों सूबों की जंजीर टूटी है तो मुल्क को आज कोई ऐसा लीडर मुयस्सर नहीं है जो सारे सूबों को इकट्ठा रख सके। तो ये किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अदा करना है। तो मैं समझता हूँ हम उसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। जी बिल्कुल, इन हालात में मुल्क के यूनिटी की खासी ज़रूरत है। हमारे साथ रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन ढेर साहब भी मौजूद हैं, नज़ीर लगारी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अहमद हुसैन ढेर साहब, आप इस टाइम जो अपोजिशन है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मौजूद है, आप उसके पार्लिमानी लीडर हैं। आपने खान साहब से तो बर वक्त राहें जुदा कर ली थी, अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल देखते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बहुत पहले इस चीज़ को देख लिया था कि ये पाकिस्तान के साथ पैट्रियट नहीं है और एक इंटरनेशनल साजिश जो हो रही है जिसमें फ़ौज को दीवार से लगा के इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इस मुल्क की इकॉनमी को भी मुतासर किया जा रहा है। आज वही जो हमने स्टैंड लिया था उस स्टैंड की वजह से ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि अब हर बंदे को उनकी असलियत का पता चल गया है। अगर हम उस वक्त वो स्टैंड ना लेते तो कम अज़ कम ये अगले 10 साल इन्होंने इस मुल्क के ऊपर कायम रहना था और इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट करके छोड़ना था। आज जो हालात सामने आए हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है कि एक ऐसी जमात या ऐसे लीडर जिन्होंने उन इदारों के ऊपर हमला किया है जो हमारे लिए जान देते हैं, जो हमारे लिए सिक्योरिटी की अलामत हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हमारा एटम बम उनकी वजह से महफूज है, तो उनको जिस तरह टारगेट किया जा रहा है उसके लिए हम सब सरापा एहतजाज हैं। और जिस तरह एक बयानिया बनाया गया और उस बयानिए में ऐसे ऐसे अल्फाज जिसमें मीर सादिक, मीर जाफ़िर और फिर सिपाही को जर्नल से लड़ाने की कोशिश, ये 70 साल में जो इंडिया नहीं कर सका तो ये हमारे अंदर मौजूद लोगों ने इसके ऊपर अमल दरामद किया। और अगर इसको आज रोका ना जाता या इसका तदारुक ना किया जाता तो हम मुकम्मल तबाही की तरफ जा रहे थे। और ये वही लोग थे जो एक वक्त में हमें कहते थे कि इन्होंने इनके बच्चों से शादियां कोई ना करे और इनके हमारे घरों पे इन्होंने हमले करवाए थे, और आज वही लोग हैं जो पाकिस्तान के इदारों पे हमले कर रहे हैं। तो आज ये साबित हो गया है कि ये लोग मुल्क से मुखलिस नहीं हैं। और मेरा एक सवाल है आपके इस प्रोग्राम में कि उस वक्त हम पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि हम नाउज़ुबिल्लाह हम कोई पैसे लेके वो ये हमने कदम उठाया है, जबकि हमने मुल्क के मफाद में ये उठाया था। आज जो लोग इनको छोड़ रहे हैं तो मैं सवाल करता हूँ को उनको उन्होंने किनसे पैसे लिए हैं या क्या लिया है कि वो ये कर रहे हैं। उनको ये महसूस हो रहा है कि ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं, ये लोग इस मुल्क की बका के दुश्मन हैं। और जिस तरह उस वक्त हमने वक्त के ऊपर फैसला करके, और उस वक्त शायद कौम को समझ नहीं आ रही थी, और आज कौम इस बात को देख रही है, हर बंदा ये डिस्कशन कर रहा है कि जो फौज को टारगेट कर रहा है, जिसने सी पैक को रोका है, जिसने एक इलेक्शन हुआ इंग्लैंड में और उसमें यहूदी की सपोर्ट की, आज चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि किस एजेंडे पे काम किया जा रहा था और किस तरह इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। और जिस तरह पाक फ़ौज को, मैं पाक आर्म्ड फोर्सेस को आज एक मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पाक आर्म्ड फोर्सेस की तरबियत ये की गई है कि वो कभी पाकिस्तानी के ऊपर हाथ नहीं उठाते। उनके लिए गोलियों की बौछार तो सरहदों पे बर्दाश्त कर लेते हैं। और जब उनके घरों पे हमला किया गया, जब कोर कमांडर हाउस पे हमला किया गया, जब जहाज़ों पे हमला किया गया और शहीदों को के तस्वीर पे हमला किया गया, लेकिन हमारी पाक फ़ौज ने एक डंडा भी किसी को नहीं मारा। ये एक टर्निंग पॉइंट है कि वो फ़ौज जो हमारे लिए जाने दे रही है, जब उनके घरों पे हमला किया तो उन्होंने एक डंडा नहीं मारा। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। पूरी कौम ने उसको कंडेम किया, उसकी मजम्मत की, बिल्कुल यक जुबान हुई पूरी कौम, और उसके ऊपर खासा एक रद्द अमल भी हमने देखने को मिला, जिसके बाद जो पूरी एक जमात है वो टूट फूट का शिकार है। नज़ीर लगारी साहब से बात कर लेते हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नज़ीर लगारी साहब को करना बहुत ज़रूरी है। जी लगारी साहब, ये बताइएगा, आपका भी ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, और ये बताएं कि जो सियासी सूरत हाल खासी तेज़ हो रही है, जहांगीर तरीन जो हैं 2018 में खासे मुतारिक हुए थे, उनका जहाज़ में जो लोग सवार हुए, आज भी तकरीबन वही लोग उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। जो एक सूरत हाल बदलती आपको नज़र आ रही है, उसमें क्या होगा आने वाले दिनों में? देखेंगे, बिल्कुल नई सूरत हाल पैदा हुई है और ये समझा जा रहा था कि जनाब पंजाब में पिछली दफ़ा भी यही हुआ था कि किसी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पंजाब में नहीं थी। पंजाब में जो बड़ी पार्टी थी वो PMLN थी और PTI का नंबर उसके बाद था। बाद में जहांगीर तरीन साहब ने ये सारे नंबर भी पूरे किए थे, अपने जहाज चलाए थे, ये सब कुछ हुआ था। तो अब भी ये सूरत हाल बनने जा रही है कि पंजाब में, वफाक में तो जो भी होगा सो होगा, लेकिन पंजाब में भी हुकूमत साजी के लिए एक अलायंस बनाना पड़ेगा। पहली बात यह है कि हमें इस बात की गारंटी करनी चाहिए
कि ये मुल्क सियासी अमल, जमहूरी अमल, आइनी अमल और कायदे आज़म की क़यादत के अंदर एक पूरे का पूरा जमहूरी, सियासी, आइनी तरीक़ेकार से वजूद में आए। इसके अलावा और कोई तरीक़ेकार पाकिस्तान में नहीं चल सकता है। चीन की जो आज़ादी थी उसके लिए उनकी अपनी एक रेड आर्मी थी। रूस में एक और रेड आर्मी थी, उसने पूरा स्ट्रगल भी की थी और जदोजहद भी की थी और एक सिस्टम को चेंज कर दिया था। इंडिया में जाहिर है वहाँ पर उन्होंने अहिंसा का भी साथ दिया और साथ ही साथ में उन्होंने सेकुलरिज्म का भी साथ दिया। एक मल्टी पोलर वो थी, वो रियासत जो मल्टीलिंगुअल, पाकिस्तान भी ऐसे ही है। पाकिस्तान का वफाक जो है इसका तकाजा यह है कि इसको जमहूरी तरीके से चलाया जाए, लेकिन जमहूरियत जो है वो गमलों में ना उगे। जमहूरियत नेचुरल प्रोसेस के जरिए हो। ये जो जब हमेशा गमलों में लोग उगाकर सामने लाए जाते हैं और फिर उसके बाद जब पिट जाते हैं तो फिर उनको जो है उनको मालूम होता है कि उनके अपने गले पड़ गए हैं, तो फिर उनको जो है वो उनसे जान छुड़ानी पड़ती है। तो मेरा ख्याल ये है कि एक तो सियासी अमल हो, नेचुरल सियासी अमल हो और लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले और सियासी जमातों को एक दूसरे को मरने मारने पर नहीं तुल जाना चाहिए। सियासी मुखालफत का मतलब सियासी मुखालफत होना चाहिए, दुश्मनी नहीं होना चाहिए। ये ऐसा एलिमेंट आ गया था। मुझसे पहले जो पीपल्स पार्टी के लीडर बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि जनाब इन हालात में भी एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया गया था। चले जी बैठे हैं, बात करते हैं। नहीं लकारी साहब, 90s में भी हमने देखा इस मुल्क में इसी तरह की सियासत होती रही, जिसके बाद कुछ हमने देखा मिसाक जमहूरियत हुआ, पाकिस्तान में दोबारा जो डेमोक्रेसी उसकी रिवाइवल हुई, हालात कुछ बेहतर हुए, लेकिन फिर एक सियासी जमात के लीडर की जानिब से जो पूरी सूरत हाल है इस नहज तक आ गई कि कौमी सलामती के मामलात पर भी उन्होंने अपोजिशन के साथ बैठना गवारा नहीं किया। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये तो वो गमले में उगाए हुए पौधे थे ना, इन्होंने इनके लिए तो बाकायदा एक माहौल बनाया गया था और जिस सिस्टम ने बनाया था वो उसी सिस्टम के गले पड़ा ना। ये क्या हुआ? ये बात तो आम सी बात है ना कि जब सियासी लोग मैदान में होते हैं तो वो अपने मुल्क को, अपने इदारों को, अपनी चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वो ये नहीं कहते हैं जो धमकी दी गई थी कि जनाब मुल्क 3 टुकड़ों में बट जाएगा, और वो ये नहीं कहते हैं कि जनाब वो अपनी जान पर खेलते हैं कि मुल्क बच जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आखिरी वक्त तक भी इस बात के लिए वो स्टैंड कर रहे होते हैं कि मुल्क को नुकसान न पहुंचे, बेशक उनकी जानों को नुकसान पहुंचे। तो ये होता रहा है पाकिस्तान में अब भी। मैं इस बात पर जोर देता हूं कि सियासी अमल, जमहूरी अमल, आइनी अमल पाकिस्तान की बका सलामती के लिए लाजमी है और अक्टूबर में अगर इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो इलेक्शन हो जाने चाहिए। और जो गमलों में लाए गए थे उनको गमले मुबारक और गमलों से वो बाहर निकले हुए हैं, तो अब उनको दोबारा गमलों में लाने की जरूरत नहीं है और उनको जो है बिल्कुल वही वो फील्ड दी जाए वो जिस तरह से दूसरे। ये लाडले ना हूँ, हमारी शिकायत ये थी कि लाडले हैं और इनके साथ इनके लाड बर्दाश्त किए जाते हैं। इनके लाड इस हद तक चले गए थे कि ये खुद रियासत के इदारों के गले पड़ गए और इन्होंने ये समझ लिया कि हमने तकसीम कर दिया है, इदारों को तकसीम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में तकसीम आपको वाज़े नजर आती है बिल्कुल। और ये इन्होंने पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस में तकसीम पैदा कर दी थी। ये तो आपकी किस्मत है कि ये जो है इदारों ने बुरे इससे काम लिया, तहम्मुल से काम लिया, वरना सूरत हाल बहुत खराब हो सकती थी। मैं ये समझता हूँ कि आप एक जमहूरी अमल के जरिए, सियासी अमल के जरिए मुल्क को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और ये मुल्क इसी तरह कायम हो सकता है कि आप एक हकीकी जमहूरी जो गमलों के बगैर हो वो सियासत राज करे। और जी बिल्कुल, जो जमहूरी अमल है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसको आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह इर्तिका के अमल से गुजर के ये स्ट्रेंथन हो सकता है। हम दोबारा आमिर हसन साहब से बात करते हैं। आमिर साहब, ये बताएं कि साबिक सदर जरदारी जो हैं उनका फोकस भी पंजाब पर है। जनूबी पंजाब में गिलानी ख़ानदान है, मखदूम अहमद महमूद है, उनकी सियासत है। वो दोबारा जो इलेक्टेबल्स और जो पुराने नाम हैं उनको दोबारा साथ मिलाने की कोशिश में हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यही कोशिश है कि साउथ पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीटें निकाली जाएँ, जिसके बाद मरकज़ की जानिब जाने के लिए उनकी जो राह है वो हमवार हो सकती है?
देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बुनियादी कोशिश है वो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि पंजाब की सियासत को, पंजाब को सियासी रंग देना है। जो भी लगारी साहब आ रहे थे कि जो गमलों के आते रहे हैं लीडर, उन्होंने ही तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। और ये जो एक बनाई जाती है सियासी क़यादत मसनूई और सो कॉल्ड सियासी क़यादत, वो फिर समाज का जो हाल करती है। तो पहला हमारा मतमा नजर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है वो पंजाब को सियासी रंग में रंगना है। अच्छा, जब वो हम करेंगे तो जाहिर है इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्टेबल्स भी पार्टी की जरूरत होते हैं, लेकिन इलेक्टेबल्स से ज्यादा अपने नजरिए को पहुंचा के मजबूत करके पंजाब को ज्यादा दोबारा से नजरियाती सियासत के अंदर रंगना है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने अपना जो एक रोल अदा किया है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद, शायद उस वक्त तो लोगों ने उसे सियासी तौर पे उस तरह नहीं माना, लेकिन आज जब तारीख ने साबित किया है, उनका उस वक्त पे पाकिस्तान खपे कहना, उनका उस एजेंडे को आगे बढ़ाना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तमाम शिकों पे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमल कर सकती थी वो करना, सूबाई खुद मुख्तारी देना, NFC अवार्ड करना, सूबों को मुआशी तौर पे आगे लेके जाना, खारजा महाज में अपने दोस्तों के साथ। तो अब ये चीजें पहुंच चुकी हैं, अब आम आदमी तक भी ये बात आ गई है। सारे प्रोपेगेंडे के बावजूद जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ किया गया ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कमजोर किया जाए, तो आज लोगों के सामने वो बात है कि ये वो जमात है, ये वो कायदीन है जो मुफाहमत करते हैं पाकिस्तान के दोस्तों के साथ और मुजाहमत करते हैं पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ। तो अब ये पंजाब के अंदर जो इलेक्टेबल्स देखें, साउथ पंजाब क्योंकि हमारा गढ़ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है, पूरा पंजाब रहा है, लेकिन साउथ पंजाब बहुत देर तक जब इसे तोड़ने की कोशिश भी की जाती रही, 90 की दहाई में भी, और फिर आपको पता है 2002 के इलेक्शन हो, 8 के इलेक्शन हो, तो ये हमारा गढ़ रहा है, यहाँ पे नुकसान पहुंचाया गया कुछ लोगों को तोड़ के। तो अब वो लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब भी, सेंट्रल पंजाब भी, पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान दोबारा से जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के जरिए जो नौना खेल खेला गया कि जो चारों सूबों की जंजीर थी उसे तोड़ा गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में हम पाकिस्तान को फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पूरी वफाक की अलामत बनाना चाहते हैं, चारों सूबों की जंजीर बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम पंजाब के अंदर मुतहरिक हैं। जनूबी पंजाब भी, सेंट्रल पंजाब भी लोग समझ भी रहे हैं, उन्हें एक नजरियाती सियासी जमात की जरूरत है। और फिर ये देखें भी कि ज्यादातर जो लोग गए हैं तो वो हमारे थे, कभी पैट्रियट करके तोड़ा गया, कभी दूसरे रंगों में तोड़ा गया, कभी जनूबी पंजाब सूबा महाज बना, बिल्कुल। और आपके सामने क्योंकि जनूबी पंजाब की तो किसी ने बात नहीं की, अगर किसी ने की है, अगर सेनेट से किसी ने मंजूर करवाई है तहरीक, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाई है। और वो सूबा अगर बनेगा तो पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला उसे बनाएगी और इस ख्वाब को अमली जामा पहनाएगी और वफाक को मजबूत करेगी। पंजाब को, सेंट्रल पंजाब को, जनूबी पंजाब को, सिंध को, खैबर पख्तूनख्वा को, बलोचिस्तान को, KP के ये कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सियासत है, अब ये जैसे जैसे हैजान की सियासत खत्म होगी, फितना फसाद इंतशार की गर्द बैठेगी, तो उसके साथ साथ लोगों को इस जरूरत का एहसास भी होगा कि इन्हें एक मैच्योर नजरियाती पॉलिटिकल फिलॉसफी की और पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है, और वो बुनियाद हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फराहम की है और करती रहेगी। जी बिल्कुल। जो 100 रोज़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर था, मंसूबा था, उसमें भी जनूबी पंजाब सूबा शामिल था। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जनूबी पंजाब के जो सारे लीडरान उसमें शामिल थे और पूरा सूबा बहाज इस सूबे के नाम पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम हुआ था। अहमद हुसैन डेर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट है, लोग नए आशियाने तलाश कर रहे हैं, आप पहले ही मुनहरिफ हो चुके हैं उस जमात से। अब पंजाब में आप भी क्योंकि मुल्तान से हैं, इलेक्शन भी लड़ेंगे, तो क्या सोच रहे हैं, किस ग्रुप के साथ खड़े होंगे, किस सियासी जमात के साथ जाएंगे? अगर मौजूदा गवर्नमेंट के साथ जाते हैं, उसका एक अपना बैगेज है, हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन जितनी है, बेरोज़गारी है, इकॉनमी की सूरत हाल खासी ख़राब है, तो उस पर आप किस जमात के साथ खड़े होंगे, कहाँ इलेक्शन लड़ेंगे, किसके साथ जाएंगे? मेरे भाई पीपल्स पार्टी की बात कर रहे थे और नज़रियात की बात कर रहे थे। यहाँ पे सिचुएशन ये है जनूबी पंजाब में कि गिलानी साहबान के बच्चे ही ख़त्म नहीं हो रहे और क्या उनके हलके कोई बच्ची नहीं रहे कि कोई और बंदा लड़ सके। उनके बच्चे, भाई और ख़ुद सारे हलके उन्होंने खुद संभाले हुए हैं।
उधर से पीटीआई में मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके बच्चे ख़त्म नहीं होते थे, वो भी सारे के सारे। इन लोगों ने नज़रियाती पार्टियों की तो धज्जियाँ बिखेरी हुई हैं। और अगर आगे देखा जाए कि जहाँ जनूबी पंजाब के सूबे की बात हो रही थी, तो जनूबी पंजाब के सूबे को नून लीग ने उस वक्त 2008 से 13 के दौरान बहावलपुर और मुल्तान की करारदाद मंजूर कर दी थी, जबकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। उस वक्त गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, इन्होंने उसको अप्रूव ना किया। और ये सूबे अगर दो भी बन जाते या कोई एक सूबा बन जाता तो जनूबी पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए हमारी रिलीफ मिल जाता। पिछले दौर पीटीआई के दौर में भी जब बात हुई तो सूबे की, तो 2/3 मेजॉरिटी ना होने की वजह से फिर हमने ये बेड़ा उठाया, जिसमें मेरा और डॉक्टर अख्तर यहाँ पे मुल्तान में है, हम दोनों ने मिलकर ये बेड़ा उठाया था और हमने सेक्रेटेरिएट कायम करवाया। और जी डॉक्टर अख्तर मलिक ने, और हमने सेक्रेटेरिएट कायम करवाया था। और सेक्रेटेरिएट भी इस तरह हुआ था कि ये सेक्रेटेरिएट सिर्फ बहावलपुर में हो रहा था, फिर मुल्तान में हम इसको ले आए। आज सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो ये जो हमने जंग लड़ी थी, हमने बुज़दार सरकार के ख़िलाफ़ और इमरान खान की सरकार के खिलाफ, और ये ना चाहते हुए भी इनको करना पड़ा था। और आज सेक्रेटेरिएट का मौजूद, लेकिन आप उसका हिस्सा रहे हैं, आप उसका हिस्सा रहे हैं पूरे मामलात पे। ये बताएं आगे का क्या प्लान है? आप ये बताएं कि नए जो ग्रुप्स बन रहे हैं, हाशिम डोगर एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं, जहांगीर तरीन अलीम खान एक साइड पे हैं, काफ लीग ने भी अपने दरवाजे खोल रखे हैं। आप अपना आने वाले दिनों में कहाँ जाने की तरफ तरजीह देंगे? देखें, अभी ये डिसीजन तो कबलस वक्त है। इस वक्त पीटीआई की टिकट के ऊपर मैं एमएनए मौजूद हूँ। ये फैसला तो हम करेंगे अपने दोस्तों के मशवरे से, लेकिन ये ज़रूर हमने देखा है कि इस मुल्क में कुछ पैट्रियट फोर्सेस ज़रूर हैं। और उन लेकिन जो मुनारिफ अरकान थे ढेर साहब, उनके साथ तो ये वादा हुआ था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनको जो है वो टिकट देगी। मोटरवेज बनाए हैं, मैं वही बता रहा हूँ कि मोटरवेज बनाए हैं। जिन लोगों ने एटमी धमाके किए हैं, ऐसे लोग भी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने सी पैक रोका। इमरान खान ने सी पैक रोका। कुछ वो भी पार्टीज हैं, वो भी लीडर हैं जिन्होंने सी पैक शुरू किया। तो मैं ये समझता हूँ कि पैट्रियट अंसर आज भी मौजूद है और उनकी तरफ हम मुल्क जो है वो देख सकता है और हमें उनकी तरफ देखना चाहिए। नई जो कुव्वतें आ रही हैं, नई जो सियासी जमातें बन रही हैं, जो मैं नहीं कह सकता कि ये किस हद तक कामयाब होगी या किस हद तक डिलीवर करेंगी, लेकिन इस वक्त जो मैं नून लीग के बारे में बात करना चाहता हूँ, 2017-18 में उन्होंने मुल्क को डिलीवर किया था और उसके बाद उन्होंने मोटरवे उन्हीं के दौर में बने थे, तरक्की उन्हीं के दौर में हुई थी। अभी हमें सोच समझ के आगे ये फैसला करना पड़ेगा कि हमें बागडोर मुल्क की उनके हाथ में देनी चाहिए कि जैसे हम खिलाड़ी के हाथ में हमने फाइनेंस दे दिया। देखें, इमरान खान साहब तो अगर एक आप प्रोजेक्ट ले लें अपना शौकत खानम को, तो शौकत खानम की इंतज़ामिया में नहीं थे, उनका फंड्स रेजिंग में थे, प्रोपेगेंडे के लिए इमरान खान ठीक थे, लेकिन किसी इदारे को चलाने में या मुल्क को चलाने में वो फेल हो गए। लेकिन कौन सी ऐसी जमात थी जिसने इस मुल्क को चलाया, इस मुल्क में मोटरवेज ले आए, और वो ऐसी कौन सी जमात थी जिसने इस मुल्क को फाइनेंशियली तौर पे भी संभाला था। और ढेर साहब, ये सारी बातें आप कर रहे हैं। 2018 इलेक्शन से पहले हम देखें कि आपने उसी सियासी जमात के टिकट के लिए यहाँ पर धरने दिए, एहतजाज किया, और एक तवील एहतजाज के बाद आपको जो है नजरसानी में टिकट मिली थी। ये उसी सियासी जमात के बारे में आप बात कर रहे हैं? जी, मैं उस सियासी जमात के बारे में बात कर रहा हूँ कि उस पीटीआई के बारे में जिसको हमने ये समझा था कि इमरान खान हमारे अर्तुगुल हैं, ये हमें यहाँ पे हेल्थ रिफॉर्म्स देंगे, एजुकेशन रिफॉर्म्स देंगे, पुलिस रिफॉर्म्स देंगे और उसके साथ हमें ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर ठीक करके देंगे। लेकिन वो हमारा ख्वाब निकला, वो अर्तुगुल की बजाय कुर्तुगुल निकले। हमारा ख्वाब वो टूट गया और जिस वक्त हमने देखा वो डिलीवर नहीं कर रहे, तो हमने 3 साल पहले से उनसे इख्तलाफ शुरू कर दिया था। और मैंने असम्बली में ये स्पीच करते हुए कहा था कि इमरान खान साहब, आप यहाँ पे इस्लाहात देने की बजाय अपोजिशन के पीछे पड़ गए हैं। हम गरीब आवाम को डिलीवर नहीं कर सकेंगे और अगर आप अपोजिशन के पीछे पड़े तो हम हर चीज़ नुकसान कर बैठेंगे। इसके बाद दुनिया ने देखा कि उन्होंने ये नुकसान किया।
मैं जो आपको बात कर रहा हूं वो 2018 से पहले की कर रहा हूं और एज अ न्यूट्रल पाकिस्तानी सिटीजन के कर रहा हूं। उस वक्त हमारा मुल्क इतनी तरक्की में पहुंच गया था जब अमेरिका के लोग यहां आके पीएनडी में हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स करने को तैयार थे। उस वक्त मोटरवेज बन रहे थे, उस वक्त तरक्की हो रही थी, उस वक्त लोड शेडिंग खत्म हो गई थी। लेकिन उस वक्त जो ब्रेक लगा और जब इमरान खान को लाया गया तो ये मुल्क एक साजिश का शिकार हो गया, जिसमें मैं ये समझता हूं कि ये सारी साजिश जो है वो हमारे एटॉमिक असासों को रोल बैक करने की है। जैसे फौज को दीवार से लगा के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की फौज को दीवार से लगा के उन्हें फाइनेंशियली ख़त्म किया जा रहा है, ये उस साजिश का हिस्सा है। लेकिन आज मैं पाक फौज को सलाम पेश करता हूं। मैं दोबारा कहूँगा, जिस तरह 9 मई को इन्होंने एक आगे से जिन लोगों ने यहाँ पे तनसीबात पे हमला किया, हसास तनसीबात पे, और आगे से रिवर्ट ना करके, जवाब ना दे के, जिस तरह इन्होंने अपनी पाकिस्तानी कौम को इन्होंने हिट नहीं किया और ये साबित किया कि ये हमारी मुहिब वतन फौज है जो हमारे लिए कुर्बानियाँ देती है, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। और बिल्कुल पूरी कौम जो है खराज तहसीन पेश करती है। अभी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं और ब्रेक के बाद जो पंजाब में लीडर लेस, अब ये जो नए ग्रुप बन रहे हैं इनमें कोई बड़ा लीडर इनके पास मौजूद नहीं है, इन ग्रुप्स का आगे मुस्तकबिल क्या होगा उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नज़ीर लगारी साहब से बात करते हैं। लगारी साहब, जो पंजाब में सूरत हाल है, जहांगीर तरीन है, जो दीगर ग्रुप हैं, इनमें कोई भी बड़ा नाम नहीं है। हाशिम डोगर हैं, वो पहली बार इस तरह से सामने आ रहे हैं, तो ये वोटर्स को कैसे माइल करेंगे इन ग्रुप्स का? आप जो आने वाला टाइम है, अगर इलेक्शन होता है तो उसमें क्या आपको उनका सियासी मुस्तकबिल नज़र आता है? नज़ीर लगारी साहब, आप हमें सुन रहे हैं? लगारी साहब हमारे साथ नहीं हैं। आमिर हसन साहब, सूरत हाल आपके सामने है कि अगर यही जो ग्रुप्स हैं एक बड़ी कोई सियासी जमात को ज्वाइन नहीं करते तो ये आने वाले दिन में इनका मुस्तकबिल क्या होगा? ग्रुप्स होते हैं वक्ती तौर पे शायद हुकूमत के बनाने में और उसके मैनिपुलेशन में उनका कोई हाथ होता है, लेकिन ये कभी भी ग्रुप्स कामयाब और देरपा नहीं होते। और वैसे भी पाकिस्तान की सियासत को छोटे छोटे धड़ों की और ऐसे ग्रुप्स की ज़रूरत नहीं है। उससे पॉलिटिक्स के अंदर मज़ीद ब्लैकमेलिंग बढ़ेगी और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने मंशूर को, अपने फ़िलॉसफी को या आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं कर सकती है। मैं जो बार बार एक बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत को नज़रियाती तौर पे मजबूत करना पड़ेगा, नज़रियाती जमात या जमातों की तरफ जाना पड़ेगा। ये कम से कम वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी जड़ें आवाम में हैं और जो अच्छा बुरा वक्त देख चुके हैं और कमिटेड रहे हैं, या कम से कम जिन्हें खड़ा रहना आता है, जद्दोजहद करना आती है, उनकी तरफ आना पड़ेगा। मैं ढेर साहब को बड़े एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ, पता है हमारी जमात का भी हिस्सा रहे हैं, पीटीआई का भी रहे हैं। आजकल इनकी मोहब्बतें नून लीग के साथ हैं, अल्लाह इन्हें ये मोहब्बतें मुबारक करे। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ ढेर साहब, हम तो कहते हैं कि दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, लेकिन अभी तो आप सब लोग एक साथ ही हैं ना जी, अभी तो पीडीएम में आप सब लोग एक साथ हैं। मेरी बात तो सुन लो, मैंने कहा कि दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, हम सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। किस तरह लोग चले जाते हैं उठ के चुपचाप, हम तो ये ध्यान में लाते हुए मर जाते हैं। देखिए नजरिया कहते ही उसे हैं। अगर आपको सैयद गिलानी साहब और उनकी फैमिली पे कोई एतराज हो तो आपको अपनी पार्टी के अंदर ही जद्दोजहद करनी थी और फिर उस वक्त आवाज उठानी चाहिए। मैं समझता हूं कि अपनी नजरियात, आपका जो नजरिया है उस जमात के अंदर है ना, और उससे जद्दोजहद करना। अगर कोई, लेकिन आमिर हसन साहब इनको ये क्रेडिट तो देना कि इनकी वजह से आज आप लोग गवर्नमेंट में हैं, आपके चेयरमैन जो है बिलावल भुट्टो वजीर खारजा हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर ये लोग खान साहब से ना हटते तो आज आपकी गवर्नमेंट ना होती। देखिए ये इनके एक है, बहरहाल शिकायत ही रही, तो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हमने इमरान खान का कोई वोट इस्तेमाल नहीं किया है हुकूमत बनाने के लिए। बहरहाल इन लोगों ने इमरान खान से आज़ादी ली है, आज इन्हें ये समझ आई,
जिसे कल वो खुद। लेकिन आपने इत्तेहादियों को नंबर दिखाए ना कि खान साहब जो हैं, उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उस पर टूट फूट है, काफ़ी लोग उनसे मुनहरिफ हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो इत्तेहादी है वो आपकी जानिब अट्रैक्ट हुए। नहीं, मैं कभी भी ये नहीं कह रहा। मैं राजा रियाज साहब हैं या डेर साहब हैं या दूसरे पॉलिटिकल लोग हैं, मैं तो इन्होंने बड़े वक्त के ऊपर इमरान खान को चैलेंज किया है, उससे अलहदा हुए हैं। इससे तो मैं नहीं बात कर रहा, मैं तो नजरियाती पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। इनकी बात को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ जो इन्होंने अमल किया है। देखिए ना, डेर साहब ने देखा होगा, मैंने नहीं कभी ये अर्तुगरुल ड्रामा देखा, क्योंकि मैं इसे ड्रामा ही समझता था, और जिस किरदार को ये उसके साथ मिला रहे थे वो भी एक ड्रामा और तमाशा था। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासत को ना मजीद ड्रामों की और ना मजीद तमाशों की जरूरत है। पाकिस्तान की सियासत को तारीख के अंदर मुसल्लमा किरदारों की जरूरत है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, हमने एक दिखाया है एक जद्दोजहद के साथ, एक अपनी सियासी लेगेसी को, अपनी फिलॉसफी को साबित करने के लिए अपनी जान हथेली पे रखी है। आप जदोजहद की बात कर रहे हैं नज़ीर लगारी साहब, जहांगीर तरीन जो हैं वो भी पंजाब में जदोजहद कर रहे हैं। एक सियासी जमात जो है वो ढेर साहब आपकी तरफ भी आते हैं। लगारी साहब से थोड़ा सा बात कर लें, लगारी साहब से बात कर लें। लगारी साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। लगारी साहब, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, नई सियासी जमात बनाने की कोशिश में हैं, तो क्या लगता है आपको कि जो वोटर्स हैं उनको माइल कर पाएंगे? देखें, एक तो ये है कि आपके पास पार्टियां जो हैं वो बिल्कुल वाज़े हैं। जहांगीर तरीन साहब का एक मसला मौजूद है, शायद उन्हें भी इस बात का एहसास है कि वो एक तो ताहयात नाअहल करार दिए जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उनकी नज़रसानी की अपील भी मुस्तरद की जा चुकी है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से ही। अब ये जो आया है कि जी नज़रसानी फिर हो सकती है, वो भी पहली नज़रसानी हो सकती है अगर नज़रसानी ना की गई हो। अगर नज़रसानी की गई हो पहले तो फिर क्या हो सकेगा? अभी तक ये वाज़े नहीं है कि क्या अदालतें ऐसा कर सकती हैं, दोबारा नज़रसानी कर सकती हैं, यानी एक ऐसा केस जिसमें नज़रसानी की अपील को मुस्तरद किया जा चुका हो, क्या उसमें दूसरी नज़रसानी? तो इसके लिए मेरे ख्याल में आपको एक आईनी अमल से गुजरना पड़ेगा, एक कानूनी अमल से गुजरना पड़ेगा। यूं तो आइन को और कानून को मजाक बना दिया गया है इस मुल्क के अंदर। वो सब कुछ जो है वो अफराद की, अशखास की ख्वाहिशों को आइन का नाम दे दिया गया है या कानून का नाम दे दिया गया है, लेकिन आइन शायद ऐसा करने नहीं देगा। फिर आपको आइन से रुजू करना पड़ेगा कि जनाब अगर किसी को नाअहल करार दिया गया हो और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाअहल करार दिया गया हो, तो अगर उसकी अहलियत के लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए तो एक हाउस ज़रूरी है कि आप एक हाउस हो आपका। मैं तो उस वक्त भी पहले कह रहा था जब पीपल्स पार्टी का पहला दौर था, ये आर्टिकल 62, आर्टिकल 63 जो है, ये तो जनरल जिया ने डाला ही इसीलिए था, और उसके अंदर जो शिकें डाली थी वो इसलिए डाली थी कि वो जब चाहें इसको इस्तेमाल करके असम्बली को और पार्लियामेंट को बेअसर कर दें। और अभी तमाम सियासी जमातें उसकी नाकिद हैं, इस पे कानून साजी के हवाले से भी बातें होती है, लेकिन अमल नहीं होता इस पे। जी, वो नहीं होता है इसलिए कि ये बदकिस्मती है मुल्क की। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एक तो ये कि ये मुल्क सियासी अमल के नज़रिए में बना, इसमें सियासी अमल होना चाहिए, जमहूरी अमल के ज़रिए बना, जमहूरी अमल होना चाहिए, राय अमा, यानी बिल्कुल ऐसा हुआ था कि यहाँ यूनियनिस्ट पार्टी थी, उसने एग्री किया और यहाँ मुस्लिम लीग आई। फिर उसके बाद जो है सिंध के अंदर यहाँ करारदाद पास हुई असम्बली के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने बाकायदा रेफरेंडम के ज़रिए पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया, और बलूचिस्तान में जो है शाही जरगे ने बाकायदा वोट दिया पाकिस्तान के हक़ में। तो पाकिस्तान एक जमहूरी अमल के ज़रिए वजूद में आया है, बिल्कुल, और कायद-ए-आज़म की क़यादत में ये पाकिस्तान वजूद में आया है। ये मैं पहले भी अर्ज़ करता हूँ, कोई लिबरेशन आर्मी नहीं थी हमारी जिसने इसको फतह किया हो। हमें जो भी सेटअप मिला वो कॉलोनियल सेटअप था, उसके अंदर हमने जितना भी रिफॉर्म कर सकते थे कर पाए हैं, लेकिन मुल्क कायम रहेगा जमहूरी अमल के ज़रिए। ये जो गैर जमहूरी पौधे आ जाते हैं बाज़ दफ़ा, उनको सियासत से नाबाल्द होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, और वो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के नारे लेकर आते हैं। वो वफाक के लिए ख़तरा बनते हैं, वो वफाक की सलामती के लिए ख़तरा बनते हैं। वफाक, पाकिस्तान का वफाक जो है, मुस्लिम लीग ने यहाँ तक 1946 में कमिटमेंट की हुई थी कि हम सूबों को खुद मुख्तियारी देंगे। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये 2008 वाली असम्बली ने पाकिस्तान के सूबों को खुद मुख्तियारी दी, बिल्कुल गारंटी की। अब सारा मसला ये है कि क्या
ये खुद मुख्तारी बरकरार रहेगी? क्या ये NFC अवार्ड बरकरार रहेगा? क्या ये सारे का सारा अमल बरकरार रहेगा? बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग ऑन द रिकॉर्ड भी हैं और निजी महफिलों में भी कहते रहे हैं कि जनाब ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मुल्क की सलामती की ज़ामिन, इस मुल्क के बका की ज़ामिन पाकिस्तान का आइन है, और पाकिस्तान के आइन को ज़्यादा मजबूत किया है और वफाक को मजबूत किया है 18वीं तरमीम ने। उसको हमेशा बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए और इसको हमेशा साथ लेकर चलना चाहिए। हमारे मुल्क को एक जमहूरी सियासी अमल के ज़रिए हम इसको आगे लेकर चल सकते हैं, और सारी पार्टियां हम इनको एक महब वतन पार्टी के तौर पर लें और हम उनके साथ लोगों के अंदर डायलॉग होना चाहिए, गुफ्तगू होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुंह फेर कर बैठ जाएं और कहें कि नहीं हम किसी से बात नहीं करेंगे, या फिर ये कि आप अपने इदारों के लोगों को मीर जाफर, मीर सदक किस लिए? वो सिर्फ इसलिए कि आपकी डूबती हुई कश्ती को नहीं बचाया। यानी आप ऐवान में आपके पास एक आईनी अमल के जरिए आपको हटाया जा रहा है, उसको मान नहीं रहे और कह रहे हैं मुझे क्यों नहीं बचाया। यानी ये था शिकवा कि आर्मी चीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा से शिकवा ये था कि आपने मेरे खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद को कामयाब क्यों होने दिया। यह था असल शिकवा। जी बिल्कुल, तो उन इत्तेहादियों को मिलाकर हुकूमत बनी थी, वो इत्तेहादी जो हैं वो अलग हो गए, जिसके बाद जो है गवर्नमेंट खान साहब की जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकी और PDM को मौका मिला हुकूमत साजी का। बिल्कुल एक जमहूरी अमल था। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने भी उस पर मोहर जो है सबकी, पाकिस्तान की तारीख के पहले वज़ीर आज़म जिन्हें एक आईनी अमल के जरिए हटाया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। डेढ़ साहब, अहमद हुसैन डेढ़ साहब, आपने देखा कि जो जुलाई 2022 में पंजाब असम्बली के 19 हल्कों पर जो इंतखाब हुआ, उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक्सपेरिमेंट किया। जो मुनारिफ लोग थे जिन्होंने पंजाब उनको साथ दिया था, उनको टिकटें दी, लेकिन आपने उस इलेक्शन के रिजल्ट्स आपने देख लिए कि तमाम तर सीटें तकरीबन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हार गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह उसमें जो है वो फतह मिली। तो अब क्या अश्योरिटी है कि आप लोगों को टिकट मिलेगी? क्या दोबारा से नून लीग ये एक्सपेरिमेंट करेगी? पहली बात तो ये है कि हम किसी टिकट की वजह से हमने इमरान खान से इख्तलाफ नहीं किया था। हमें टिकट की बात नहीं थी, हमने इस मुल्क की बका के लिए ये फ़ैसला किया था और वक्त ने ये साबित किया कि इस मुल्क को बचाने के लिए हमने जो कुर्बानी दी, हमारे बच्चों से उन्होंने कहा जी शादियां कोई नहीं करेगा, हमारे घरों पे हमले करवाए गए, हमें पैसे लेने के इल्ज़ाम लगाए गए, हमने हर चीज़ को फेस करके इमरान खान का असल चेहरा आपके सामने लाए हैं। और इसमें एक और किरदार है जिसने इमरान खान का ये असल चेहरा आपके लाने में किरदार अदा किया है। मैं उसको भी खराज तहसीन पेश करूँगा कि उस वक्त मुल्क के इतने बुरे हालात थे, कोई बंदा हुकूमत संभालने को या लेने को तैयार नहीं था, और एक वक्त ये आया था कि शहबाज शरीफ साहब भी हुकूमत छोड़ने को तैयार थे, लेकिन सब लीडरान ने, क़यादत ने और इंटरनेशनल फोर्सेस ने ये कहा कि आप ये बेड़ा उठाएं ताकि इमरान खान का असल चेहरा नजर आए। अगर शहबाज शरीफ साहब इस हुकूमत का बेड़ा ना उठाते, इमरान खान का असल चेहरा उनके सामने ना आता और ये मुल्क चले, ये सिग्नल कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हमें भी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। ब्रेक के बाद मज़ीद भी बात करेंगे। बजट जो है वो 9 जून को पेश किया जाना है, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की जानिब से बताया गया है, लेकिन आवाम के लिए उससे भी कोई खुशखबरी या कोई अच्छी हवाएं आती दिखाई नहीं दे रही। आवाम को मज़ीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। ब्रेक के बाद बजट पर बात करते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन, हम दोबारा बात कर रहे हैं। अभी बजट जो है हुकूमत पेश करने जा रही है। अहमद हुसैन ढेर साहब, आप अपोजिशन लीडर हैं, कौमी असम्बली में अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उसके, तो बताएं कि क्या सूरत हाल होगी। आपसे ये भी पूछते हैं, जबकि आमिर हसन साहब आप ये बता दें कि आप भी मेजर जो है पार्ट हैं हुकूमत का, एक बड़े स्टेक होल्डर हैं वफाकी हुकूमत में, बजट पेश करने जा रहे हैं, आवाम को कैसे रिलीफ देंगे? ये अवाम को जिस रिलीफ की तवक्कुआत है
उस पर पूरा उतरना तो शायद फौरी तौर पे इस हुकूमत का जो 1 साल से है, ये मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन होगा। लेकिन बहरहाल जितना ज्यादा से ज्यादा आवाम को तरजीह बनाना और खास तौर पे गरीब आवाम को, आम आदमी को रियासत की तरजीह बनाना, ये पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के मंशूर का बुनियादी नुक्ता है। मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं, सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, ये बजट है, इस बजट के बाद इलेक्शंस में जाना है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो जितनी भी बेहतरी लाई जा सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी तजावीज़ हुकूमत को दी है। और क्योंकि हमारा हमेशा से मतम नज़र आम आदमी होता है, और उसके लिए चेयरमैन साहब ने अपने प्रपोजल्स पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब को पहुंचा दी हैं, जिसमें हमने उनसे ये तकाजा किया है कि महंगाई को कम से कम सतह पे रखने की कोशिश की जाए, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की बात की जाए, पाकिस्तान में जो काश्तकार है, किसान है, वो उसे मजीद बेहतर सहूलतें दी जाएं, पाकिस्तान के अंदर नौजवानों की तरफ तवज्जो और हुकूमत को रुख देना चाहिए। तो बहुत सी और प्रपोजल्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें तवक्को है कि ये जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है, इस चीज़ को भी देखते हुए कि अवाम ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है ये इन चंद सालों के अंदर, मुआशी तौर पे भी, और महंगाई के हाथों पिसे हुए हैं लोग, तो इन्हें रिलीफ देगी और बेहतर से बेहतर करेगी। और दूसरा, पॉलिटिकली भी इसके लिए यही ज़रूरी है कि उन्होंने इलेक्शन में जाना है तमाम पार्टीज ने, तो आवाम को रिलीफ देना सबसे बड़ा इशू हमेशा आवाम के अपने मसाइल। देखिए, ये तो तमाम आपने अखराजात बता दिए, ये बताएं रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होगा? IMF आपके साथ बात नहीं कर रहा, आपका ताहाल जो है IMF का प्रोग्राम जो है वो अप्रूव नहीं हुआ, दीगर आपको मसाइल का सामना है, पैसे आएंगे कहाँ से? आपने आने वाले माली साल में 24 अरब डॉलर जो है वो आपने कर्ज भी वापस करना है। देखिए, अभी तक भी जितनी इंस्टॉलमेंट्स थी इंटरनेशनली, वो इस गवर्नमेंट ने उन्हें ऑनर किया है और उन्हें पे किया है। प्रोपेगेंडा भले होता रहे कि डिफॉल्ट कर रहा है, डिफॉल्ट होने नहीं दिया। IMF की भी सारी शराइत को इसके बावजूद के वक्त छोड़ा था, और बहुत सख्त किस्म की शराइत थी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना, ऑयल प्राइसेस को, और दूसरा टैक्स जितना उन्होंने कहा, तो वो तो सारा एग्री किया है। मैं अपने किसी बात पे आज जो है इसाक डार साहब ने भी यही कहा है कि $1 ट्रिलियन के पाकिस्तान के असासे हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो सकता। तो क्या आप जो असासे हैं उन जानिब नजरें जा रही हैं, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं किया जाएगा? अहमद सईद डेर साहब, आप अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौमी असम्बली में, बजट के हवाले से हुकूमत को कहाँ टफ टाइम देंगे? आपके मुताबिक कहाँ पे हुकूमत जो है वो गलत है? क्या देख रहे हैं अभी तक जो मालूमात आ रही हैं? बच्चों के पीने के दूध पर जो है टैक्स लगा दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, इसके साथ साथ जो कैन फूड है उस पर मजीद टैक्स जो इम्पोज किया जाएगा, रियल स्टेट है वहाँ पे मजीद टैक्सेस जो हैं वो इम्पोज किए जा रहे हैं। तो कहाँ पे कैसे आवाम को रिलीफ मिलेगा? कौमी असम्बली में क्या आवाज़ उठाएंगे? पहले तो मेरा एहतजाज ये है कि जिस तरह अपोजिशन को असम्बली में टाइम नहीं दिया जाता, आप प्रॉपर टाइम नहीं, आप असम्बली में तो बड़ी फ्रेंडली अपोजिशन है आप। टाइम कम मिलता है, इसीलिए तो मैं करना चाह रहा था बजट के हवाले से। देखिए, ये बजट जो है ये 4 महीने का बजट है, और इसके अंदर ऐसे इक़दाम करना जो मैं समझता हूँ एक बहुत मुश्किल अमल है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन, तो हमें हकीकत की नज़र में रखना चाहिए कि IMF का जो लोन जो शराइत इमरान खान ने जो शराइत तय की थी, 76% लोन इन्होंने 4 साल में लिया है और 24% लोन 71 ईयर्स में लिया है। अब उसकी रिपरकशंस अब आ रही हैं, उनको कंट्रोल करके, जिस तरह महंगाई को कंट्रोल करके यहाँ तक लाया गया है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही मुश्किल अमल है, और ये सबसे मुश्किल बजट है पाकिस्तान का जो आज दिया जा रहा है। और मैं इसमें बतौर अपोजिशन के एक नुमाइंदे के मैं सिर्फ एक मुतालबा करना चाहता हूँ वज़ीर आज़म से कि यहाँ आप अदालती फैसलों को छोड़कर, इलेक्शन को छोड़कर सिर्फ एक काम करें कि गरीब को एक ऐसा रिलीफ दें जो इस वक्त भूख से मर रहा है। आप एक तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाएं 10 साल के लिए, और वो कोई उसको इंटरफेयर ना कर सके, जैसे फ़ौज के मामलात को कोई इंटरफेयर नहीं करता। दूसरा, इस बजट में 2018 के रेट लेके आए आटे, दाल, घी, चीनी के, जो गरीब भूख से मर रहा है उसको सहूलत दें, और जितने भी आप डेवलपमेंट के कामों में पैसा लगाने की बजाय गरीब को भूख से बचाएं।
और जो गरीब मर रहा है उसके लिए सोचें। और इस वक्त ये मुश्किल तरीन बजट है और जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं और जो मेरे अभी इल्म में आया है कि नौजवानों के लिए भी इक़दामात उठाए जा रहे हैं, तनख्वाहों के बारे में भी सोचा जा रहा है। अगर इस बजट को भी एक अवाम की फलाह के बजट की तरफ लेके जाया जाता है तो मैं शहबाज शरीफ को इसकी मुबारकबाद पेश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि ये अगर कोई बेहतरीन से बेहतरीन बजट दे सकता है तो वो नून लीग ही दे सकती है। और इस मुल्क को, इस गरीब को अगर रिलीफ दिया जाता है। अब मैं थोड़ी सी बात ये करना चाहूँगा कि G20 ममालिक में जिस तरह ऐसे जो अपना सऊदी अरब ने और जिस तरह चीन ने, तुर्की ने वहाँ पे इनकार कर दिया ये अपना कश्मीर के इशू पर शिरकत ना करके, मैं उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ और फ़ॉरेन पॉलिसी को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। दूसरा, माल के बदले में माल जो दे रहे हैं उससे भी हमारी इकॉनमी बेहतर होगी और इसके लिए भी मैं इस हुकूमत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो ईरान, रूस, अफ़गानिस्तान और सऊदी अरब माल के बदले में माल की पॉलिसी लेके आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा अमल है। और मैं कह रहा हूँ गैस लाइन जो है उसके लिए अमेरिका से इजाज़त ली जाए कि ईरान से गैस लाइन ली जाए और बॉर्डर के ऊपर जो मार्केटें कायम की जा रही हैं ईरान के साथ मिलकर, मैं उसके लिए भी ये कहूँगा कि इससे हमारी मुईशत को बड़ा फ़ायदा होगा और इससे हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर होंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, रीजनल जो कनेक्टिविटी है उससे बढ़ने से ना सिर्फ रीजन जो है उसके हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। नज़ीर लगारी साहब से बात कर रहे थे, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने को है। लगारी साहब ये बताएं कि बजट जो आने वाला है क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको? आवाम दोस्त होगा कि आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो बढ़ेंगी? अपेरेंटली अभी तक तो यही लग रहा है कि आवाम के लिए मज़ीद जो मुश्किलात है उसमें इजाफा होगा। मेरे ख्याल में पिछले दिनों जो कुछ इमरान खान की हुकूमत में अरब $1 मरात याफ्ता तबकों को दिए गए और गरीब आवाम के मुंह से निवाला छीन कर सरमायादारों के पेट भरे गए, जिस तरह से उनकी सब्सिडीज दी गई, उनको शुगर में सब्सिडी, आटे में सब्सिडी, कारों में सब्सिडी, हर चीज़ में उनको सब्सिडी, इंपोर्ट्स में सब्सिडी, एक्सपोर्ट्स में सब्सिडी जो कुछ दी जाती रही है। और ज़राई आयात किस लिए? भाई वो अरबों रुपए कमाते हैं, अगर वो उनके कमाई में ज़रा सा कमी होगी तो कौन सी क़यामत आएगी। लेकिन जो गरीब भूख से मर रहे हैं, जो अफलास से मर रहे हैं, जो बीमारियों से मर रहे हैं, जो तकलीफ से मर रहे हैं, जो साफ पीने का साफ पानी न मिलने से मर रहे हैं, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, अब बस हर साल लाखों बच्चे जो हैं स्कूल जाने से रह जाते हैं और बच्चे जो है स्कूल छोड़ देते हैं 4वीं में, 5वीं में, 6वीं में, तो क्या उनको हक नहीं है कि वो तालीम हासिल करें? मेरे ख्याल में आप बरात याफ्ता तबकों को इस बात का आदी न बनाएं कि सारे के सारे वसाइल उनके पेट में डालते जाएं। आप आवाम के लिए करें, आवाम को दें, आम आदमी को दें, गरीब आदमी को दें। और जब आप पर कैपिटा इनकम गिन रहे होते हैं तो उनको भी उसी में लाते हैं। जो खरबों रुपए कमाते हैं, जो 5 रुपए कमाते हैं, उसको भी कहते हैं कि जनाब ये भी उसके अंदर आ गया है, उस नेट में आ गया है। अब पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम 1500 या 1550 है या 1600 है, लेकिन नहीं है पाकिस्तान के लोगों की पर कैपिटा इनकम। तो गरीब है वो गरीब तर है, जो अमीर है अमीर तर है। अमीर तर से लेकर गरीब तर को दें, ये आप इस तरह करेंगे। पाकिस्तान का कौन सा शहरी है जो एक निवाले पर भी लोग टैक्स दे रहे हैं, एक रोटी लेते हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, जो एक चाय का कप पीते हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, जो चीनी का एक चमचा लेते हैं वो टैक्स दे रहे हैं। लोग तो हर चीज पर टैक्स, आप सेल्स टैक्स है, फलां टैक्स है। आप उन अमीरों को भी इस नेट में लाएं जिनको आप मरात देते रहते हैं, जिनसे आप हर सब कुछ उनको उनके हवाले कर देते हैं मुल्क का। ये एक प्रेशर ग्रुप बना देते हैं और कहते हैं जनाब लाइए ये सब कुछ हमारे हवाले कर देते हैं और आप उनके हवाले करते हैं। अरबों डॉलर आपने उनको दिए हैं और उनको मरात दी हैं। गरीब लोगों के लिए सोचें, उनको दें जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास बाकी खाने के लिए कुछ नहीं है। और हमारी आबादी बड़ी तेजी से गुर्बत के लिए, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। आवाम जो है वो टैक्सेस दे रही हैं, सिर्फ गवर्नमेंट को अपने अखराजात जो हैं वो कम करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो आपका जो सियासी इस्तेहकाम है अगर वो होगा तो यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी और इसके साथ साथ जो आपकी इकॉनमी है वो भी ग्रो करेगी और जो आवाम है उसकी मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म होगी। आप तीनों मेहमानों आमिर हसन साहब, अहमद हुसैन डेर साहब और नज़ीर लगारी साहब, आपके प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।